देखिए, मैं समझता हूँ कि फ़ौज अगर तो आप ये कह रहे हैं कि आदिल राजा और हैदर मेहदी को सिर्फ़ इसलिए कोई तहरीक-ए-इंसाफ ने अलहदगी का ऐलान किया है कि वो फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे और तहरीक-ए-इंसाफ को उनका फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा पसंद नहीं, तो मैं ये बात नहीं मानता। वो तो फ़ौज के खिलाफ गुज़िश्ता 2 साल से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और तहरीक-ए-इंसाफ उसको एन्जॉय कर रही है, बल्कि उसके समरात, उसके फ्रूट्स खा रही है, उसको सियासी एजेंडा बना रही है, उनकी नैरेटिव को अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, उनके क्लिप्स को अपने ट्विटर हैंडल से चला रही है। अब सवाल आपका ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि आज उनसे ऐलान ला-ताल्लुकी क्यों किया गया है? भई जब तक वो आसिम मुनीर को गाली निकाल रहे थे, जब तक वो नदीम अंजुम को गाली निकाल रहे थे, जब तक वो फैसल नसीर को गाली निकाल रहे थे, जब तक वो फ़ौज को गाली निकाल रहे थे, तहरीक-ए-इंसाफ को पसंद थे। जब उन्होंने शेर अफ़ज़ल मरवत को, असद कैसर को, अली मोहम्मद ख़ान को गाली निकालनी शुरू की है और जब उन्होंने इनके बारे में बात करनी शुरू की है, तो आपके पाँव जलने लग गए हैं। आपने कहा, "हैं! इनको तो हमने फ़ौज को गालियाँ निकालने के लिए रखा हुआ था, अब ये हमें भी गालियाँ निकालेंगे।" तो आपने उनसे ऐलान ला-ताल्लुकी कर दिया है। लिहाज़ा मैं नहीं समझता कि इनसे इनसे जो ऐलान ला-ताल्लुकी किया गया आदिल राजा और हैदर मेहदी से, उसको फ़ौज इस तर नज़र से देख रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने उनसे ऐलान ला-ताल्लुकी किया है कि वो फ़ौज को गालियाँ निकालते हैं, लिहाज़ा उनसे ऐलान ला-ताल्लुकी किया। उनसे ऐलान ला-ताल्लुकी किया है क्योंकि अब वो तहरीक-ए-इंसाफ को गालियाँ निकालते हैं। अब वो शेर अफ़ज़ल मरवत, असद कैसर, पर अली मुज़फ़्फ़र मोहम्मद साहब, एक लास्ट ये भी है कि मुफ़ाहमत की पॉलिसी अपनाना चाह रही है फ़ौज के साथ नहीं, तहरीक-ए-इंसाफ। मुफ़ाहमत की पॉलिसी नहीं अपनाना चाह रहे, फिर मोहित पीरज़ादा को भी कहें, शाहीन शफ़ाई को भी कहें, शहज़ाद अकबर को भी करें, शहबाज़ गिल को भी करें, उन सबको जो और बाकी लोग फ़ौज के खिलाफ लगे हुए हैं, सबसे ऐलान ला-ताल्लुकी करें। पीटीआई के ट्विटर हैंडल से उनकी चीज़ें ट्वीट होनी बंद हो जाएँ। ये तो सिर्फ़ उन 2 को निकाला है जो अब पीटीआई के लोगों को भी गालियाँ निकाल रहे थे। उनको निकाला है जो शेर अफ़ज़ल मरवत को हुँ, हुँ। फ़ौज का टाउट कह रही हैं, जो असद कैसर को फ़ौज का टाउट कह रहे हैं। इसलिए उनको निकाला है ना कि वो आपको गालियाँ हुँ, हुँ। निकाल रहे हैं। जब तक वो फ़ौज को निकाल रहे थे, आपको अच्छे लग रहे थे। अब आपको निकाल रहे हैं तो आपको बड़े बुरे लग रहे हैं कि हैं ये हमें भी गालियाँ निकालेंगे। तो मेरा नहीं ख़्याल इसको मुफ़ाहमत के तनाज़ुर में देखना चाहिए। इसको देखना चाहिए कि उनको घर को आग लग रही है, घर के चिराग से जो लोग उन्होंने फ़ौज को गालियाँ देने के लिए निकाले थे पाले थे, वो आज उनको निकाल रहे हैं तो इन्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही है। सही होगा। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और बड़ी खबर और बड़ी अपडेट हुई आज। फॉर्म 45 जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड कर दिया है। उसमें कुछ ज़ाब्तगियाँ भी सामने आई हैं। ये क्या प्रेशराइज़ होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया है और इतना लेट क्यों कर दिया? नहीं, नहीं, इलेक्शन रिजल्ट्स कंपाइल ही अब हुए, मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ, सब कुछ हुआ, पूरा इलेक्शन रिजल्ट मखसूस नशिस्तों के बाद ही मुकम्मल होना था। उसके बाद ही अपलोड किए जाने थे, तो वो इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का फैसला कर रहा था। उसने कल मखसूस नशिस्तों का फैसला किया, उसके बाद आज फॉर्म 45 अपलोड कर दिए। यूजुअली मखसूस नशिस्तों का फैसला तो अगले दिन ही हो जाता है जब रिजल्ट आ जाते हैं। सुन्नी ताअत काउंसिल की वजह से आपके लेट हो गए, तो लिहाज़ा फॉर्म 45 की आप लोड होना भी लेट हो गए। मुझे नहीं लगता कोई बहुत लेट हुआ है और यहाँ आप कहें कि जी इसमें बड़ा तनाज़ा है। ये जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी ना 45-47, वो ये कुछ भी ना हो, हकीकी आज़ादी, इम्पोर्टेड हुकूमत, फिर ये सब कुछ जो है ना, ये बयानिया बनाने पे नहीं जाना, हमने हकीकत पे जाना है। हकीकत ये है कि 2018 में फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए गए थे, 2024 में फॉर्म 45 अपलोड कर दिए हैं। आज वाईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ में भी ये बात शामिल है कि अगर किसी को इलेक्शंस के किसी चीज़ पे, किसी फॉर्म 45 पे, किसी 47 पे, किसी नतीजे पे कोई इतराज़ है, तो उसके लिए कानूनी फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है। चाहे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस हुँ, कर लें, इल्ज़ाम लगाने की बजाय। अब फॉर्म 45 प्रेस आ गए हैं ना, आप अपने और ये दोनों फॉर्म 45 लेके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएँ, वहाँ से फैसला करा लेंगे कौन-सा ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो 45, 47 वाली बहस थी, वो आज इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड करके कंक्लूड कर। ठीक है। मुज़म्मिल साहब, ये जो महसूस नशिस्तें जो नई दी गई तहरीक-ए-इंसाफ को, तहरीक-ए-इंसाफ ने उसके हवाले से एहतजाज की कॉल दे दी है इतवार को। इसको कैसे देखते हैं आप? करें ना आके लाहौर में एहतजाज, इस्लामाबाद, पेशावर एहतजाज, अपनी हुकूमत के खिलाफ ही एहतजाज कर रहे हैं। पेशावर में तो उनकी अपनी हुकूमत है।
मेरा मतलब है पेशावर में एहतजाज करने का क्या फ़ायदा है? गंडापुर की क़यादत में, वज़ीर आला की क़यादत में एहतजाज किया जाएगा। भई किसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा? आपकी अपनी हुकूमत है। तो मेरे ख़्याल में या तो फिर गंडापुर लेकर वफ़ाक पे हमला कर दें, नहीं तो पेशावर में एहतजाज की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, आपने करना है तो ज़रा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिंडी करके दिखाएँ ना। हफ्ते वाली कॉल आपकी बुरी तरह नाकाम हो गई, चंद 100 लोगों के अलावा कोई निकल ना सका। तो इस सरकारी सरपरस्ती में जो एहतजाज है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उससे कोई दबाव में नहीं आएगा। अगर आप अपनी केपी की हुकूमत की सरपरस्ती में कोई एहतजाज करना चाहते हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। एहतजाज और मुज़ाहमत तो रियासत के और हुकूमत के खिलाफ होती है। जहाँ आपकी हुकूमत नहीं है, वहाँ करके दिखाएँ ना ज़रा। अच्छा, एमकेएम राब्ता कमेटी जो है वो फैसला कर रही है कि वो सदर जो उम्मीदवार हैं आसिफ अली जरदारी उनको वोट देंगे या नहीं? आपके पास अंदर की क्या खबर है? क्या एमकेएम वोट देगी मेरे आसिफ अली ख़्याल में जरदारी साहब को? इन द एंड डील हो जाएगी। पीपल्स पार्टी को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एमकेएम के वोट लेने के लिए। लेकिन मेरे ख़्याल में गवर्नर का एमके सिंध का इश्यू है और चीज़ों का इश्यू है, वो सब सेटल हो जाएँगे। तो एमकेएम के वोट जो हैं ज़रदारी साहब को मिल जाएँगे, वो भी इन वोटों को लूज़ नहीं करेंगे। मेरे ख़्याल में डील हो जाएगी। इसमें काफ़ी गारंटर्स भी मौजूद हैं और वो ये डील हो जाएगी। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक पीपल्स पार्टी और एमकेएम में डील हो जाएगी और एमकेएम सदर के लिए आसिफ अली जरदारी को ही वोट देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।